प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रैब 2 डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के प्रदूषण पर बढ़ा सियासी संग्राम। बीजेपी ने यमुना नदी की गंदगी के लिए अरविंद केजरीवाल को बताया जिम्मेदार। सीजेआई पर दिए विवादास्पद बयान के बाद रामगोपाल यादव ने दी सफाई। कहा, मुझसे सीजेआई के बारे में सवाल ही नहीं पूछा गया था। भारत चीन के बीच एलएसी विवाद पर बनी सहमति। देपसांग और डेमचौक से पीछे हटेंगी सेनाएं, फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकवादी हमले की एनआईए जांच शुरू। घायलों से मिले एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 4 नक्सली मार गिराए। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की जांच तेज। धमाके वाली जगह से जांच टीम को जब्त पाउडर से मिले 3 केमिकल। खालिस्तान और नक्सल एंगल से भी तफ्तीश। शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध अतिक्रमण पर हथौड़ा चल गया है। वक्फ बोर्ड की इजाजत के बाद मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण गिराना शुरू किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में होम स्टे की मालकिन को 3 लड़कों ने एसयूवी से कुचल दिया। रूम के किराए को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 की तलाश जारी। लेबनान पर इजरायल का बहुत बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के ठिकाने समेत इस्लामिक बैंक पर अटैक। हमले में कई इमारत तबाह। देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। वो तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जब पंजाब की विफलता को बचाने का या छुपाने का प्रयत्न अरविंद केजरीवाल वैसे ही करते हैं जैसे धृतराष्ट्र दुर्योधन को बचाया करता था। हम नहीं चाहते कि हमारे क्षेत्र में कोई भी इस प्रकार की दुखद घटना हो। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की। इस हमले में, आतंकवादी हमले में 6 गैर कश्मीरी और 1 कश्मीरी नागरिक की मौत हो गई है इस आतंकवादी हमले में। और इस आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान पर जबरदस्त बरसे हैं। पाकिस्तान भी हैरान है। फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से पाकिस्तान की क्लास लगाई है और तमाम आतंकवादी संगठन भी। अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। वाकई में 2 दिनों में या 3 दिनों में ये दूसरी घटना हो गई है। इस पर एक नई रणनीति तैयार करने की जरूरत है। कभी न कभी नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने इस्तीफा देना चाहिए ना। रोज होता है, दैट इज नॉट न्यू। ये तो इट इज द फेलियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है, तो लिहाजा मैं तो आज की डेट में यही कहूँगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। बहुत ही कायराना हमला है, बहुत ही दर्दनाक है। आतंकवादियों के समर्थन देने वाली पार्टी की सरकार हो तो ये घटना होना स्वाभाविक है। सख्त से सख्त लफ्जों में इसकी मजम्मत करते हैं। पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। सरकारों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। चिराग पासवान, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जब घाटी में अब
आतंकवाद समर्थित सरकार है तो फिर आतंकवादियों के हमले तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि आप समझिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 4 दिन पहले यानी कि 16 अक्टूबर को पद की शपथ ली, सीएम पद। उनकी शपथ के 3 दिन के अंदर, 3 दिन बाद ही कश्मीर के गांदरबल इलाके में एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हुई है। कल रात करीब 8:30 बजे लश्कर तैयबा की आतंकवादी ब्रांच TRF ने एक निर्माणाधीन टनल पर अटैक किया। वहां विकास के काम में लगे मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब टनल पर काम करने वाले लोग, बताया जा रहा है कि मेस के पास खाना खाने के लिए इकट्ठा हुए थे। टेरर अटैक, आतंकवादी हमला। उस वक्त 3 आतंकवादियों ने उन पर 100 से 150 राउंड फायरिंग की। इस आतंकवादी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, 7 लोगों की मौत हो गई है। आतंकवादियों की फायरिंग में वहां मौजूद 2 गाड़ियां भी जलकर खाक हुई। यह आतंकवादी हमला हुआ। जिन 7 लोगों की इस आतंकवादी हमले में दर्दनाक मौत हुई है, उनमें 5 जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं। जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं। हमले में बिहार के फहीमन नासिर की मौत हुई है, जो टनल में सेफ्टी मैनेजर थे। बिहार के ही मोहम्मद हनीफ और कलीम की मौत हुई है। बिहार के मध्य प्रदेश के मैकेनिकल मैनेजर अनिल शुक्ला की मौत हुई है इस आतंकवादी हमले में। जम्मू के डिजाइनर शशि अब्रोल की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले स्थानीय डॉक्टर शहनवाज और पंजाब के गुरमीत सिंह जी की भी इस हमले में दर्दनाक मौत हुई है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन TRF द रेजिस्टेंस फोर्स ने ले ली है। द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें यह संगठन हमला करने की जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आ रहा है। इसमें उसने टनल के निर्माण का विरोध किया, विकास कार्य का। मतलब जैसे कश्मीर जो है पट्ट विकास की रफ्तार कश्मीर में देखने को मिल रही है, आतंकवादियों की बौखलाहट है। बताया जा रहा है कि इस हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख शेख सज्जाद गुल है। दावा किया जा रहा है कि शेख सज्जाद के इशारे पर TRF का लोकल मॉड्यूल एक्टिव हुआ, जिसने पहली बार कश्मीरी और गैर कश्मीरी लोगों को एक साथ अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इनकी नजर में ये बाहरी होते हैं, इन आतंकवादियों की नजर में ये बाहरी होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक TRF के आतंकवादी पिछले 1 महीने से इस जगह की रेकी कर रहे थे। पिछले साल ही भारत सरकार ने शेख सज्जाद गुल को आतंकवादियों की लिस्ट में डाला था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। चेहरा आपके सामने है, ये टेरर अटैक का मास्टरमाइंड। एक तरफ जहां इस आतंकवादी हमले के बाद पीड़ितों के परिवारों में मातम है, देश के लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा है। राजनीतिक पार्टियां सियासत में जुटी हुई हैं, लेकिन पहले परिवार वालों का दर्द आज सबसे पहले आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेंबर्स को संभालूं। मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं, मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरे इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि वो आए। SSP से मैं गुजारिश करता हूँ, SP साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, मेरा ख्वाब ज़ाया नहीं होना चाहिए। बस यही मेरी इल्तिजा है। ये हम बोल रहे। क्या खबर आई है कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है? हमें तो 6 बजे तो उसने बात की, उसकी वाइफ ने। अच्छा, कल तो जब अर्घ देने लगे चंद्रमा, कल करवा चौथ, तो फोन किया नहीं। भैया ने वीडियो कॉलिंग नहीं की भैया को। मैंने बोला भाभी आपने वीडियो कॉलिंग क्यों नहीं की? क्या रे भैया फोन ही नहीं उठा रहे, फोन ही नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या हो गया। इतने फोन किए भैया ने कोई फोन नहीं उठाया। फिर रात को हमें किसी ने बोला कि वो डेड हो गया, उनकी डेथ हो गया, मगर हमने बोला नहीं, ये झूठ बोल रहे, हमें यकीन नहीं था। आपने सुना शशि अब्रोल की बहन को। करवा चौथ के दिन इन कायर डरपोक आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। सो कॉल्ड इनकी नजर में ना ये बाहरी होते हैं। आप इस चीज को समझिए, छिपकर निहत्ते मासूम लोगों पर गोलियां चलाने वाले कायर डरपोक आतंकवादियों को गृह मंत्री अमित शाह ने स्ट्रांग मैसेज दिया है
गृहमंत्री ने कहा कि ये काराना हमला करने वाले आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमने आतंकवाद से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दे दी है, फ्री हैंड दे दिया गया है, बदले का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस आतंकवादी घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा वो वाकई आज पूरे देश को सुनना चाहिए, क्योंकि आज कश्मीर घाटी के नेता भी पाकिस्तान पर फायर हैं। आपको लगेगा वाकई कि आतंकवाद की घटनाओं के बाद पाकिस्तान के प्रति रुख में फारूक अब्दुल्ला में ये 360 डिग्री नहीं, ये 370 वाला 370 डिग्री चेंज आ गया है शायद। पहले आतंकवादी घटनाओं पर पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए प्रख्यात कुख्यात फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान पर फायर है, जिसका वाकई स्वागत किया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने गांदर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर आज पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब 75 साल में कश्मीर पाकिस्तान नहीं बना ना, तो उसे अब क्या पाकिस्तान बना लोगे? कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बनेगा, उसे पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अगर पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है तो उसे कश्मीर में आतंकवाद बंद कर देना होगा। पाकिस्तान से तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता। पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद बंद करे, इसी में उसका भला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो पहले आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बता चुके हैं। आज पाकिस्तान को कोसने वाले ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो पहले कहा करते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास एटम बम है। आज फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान को अल्टीमेटम देते हुए कह रहे हैं कि उसे आतंकवाद बंद करना होगा, जबकि कुछ वक्त पहले यही फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तभी आतंकवाद का खात्मा होगा। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर जिस तरह का हमला बोला है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसे 360 डिग्री नहीं बल्कि 370 वाला 370 डिग्री टर्न किया जा रहा है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला इससे पहले जिस तरह के बयान दे चुके हैं उसको लेकर बहुत विवाद हुआ। लेकिन इस बार पाकिस्तान को सीधी चेतावनी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दी गई है। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी पोस्ट किया गया, उन्होंने भी इस हमले की भर्त्सना की है। बीजेपी ने इस आतंकवादी घटना को राहुल गांधी के उस बयान से भी जोड़ा है जो उन्होंने बाहरी वाला दिया था। लेकिन पहले फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनाइए। क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए, तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान को सीधी चेतावनी फारूक अब्दुल्ला की। उधर बीजेपी ने इस आतंकवादी घटना को राहुल गांधी के एक पुराने बयान से जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का धन छीनकर बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। याद है आपको? राहुल गांधी ने सितंबर 2024 में क्या कहा था कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों से सिर्फ स्टेटहुड नहीं छीना, उनका धन छीनकर कोट अनकोट बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। सवाल उठे थे, साहब बाहरी कौन? सब भारत के हैं। ये बाहरी वाला नरेटिव तो अलगाववादियों का है, आतंकवादियों का है। बाहरी कौन होता है? जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, उन्हें फायदा मिल रहा है। राहुल गांधी के इसी बयान के बाद उन पर सवाल भी उठे थे कि क्या कश्मीर को राहुल गांधी भारत का हिस्सा नहीं मानते? बाहरी क्या होता है साहब? क्योंकि भारत का कोई भी व्यक्ति कश्मीर में बाहरी हो ही नहीं सकता है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आज एक बार फिर उसी बयान को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने इसको इससे जोड़ते हुए कहा कि क्या ये हमला संयोग है या प्रयोग? आपको याद होगा राहुल गांधी की तरफ से बाहरियों को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि बाहरी लोग जो हैं वो हक छीन रहे हैं, बाहरी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, और टीआरएफ या इस तरह के आतंकवादी संगठन अगर हमला कर भी रहे हैं तो बार बार सो कॉल्ड बाहरी लोगों का नाम लेकर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। आज बीजेपी की तरफ से इस आतंकवादी हमले को राहुल गांधी के बाहरी वाले बयान से जोड़ा गया। कल करवा चौथ पर दिल्ली को भी दहलाने की साजिश रची गई। लोकल मार्केट से तबाही का सामान उठाया गया और एक बम बनाकर स्कूल के पास छिपा दिया गया।
दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके के बाद से लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि स्कूल की दीवार के पास पॉलिथीन बैग में विस्फोटक रखा गया था। और इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली से कुछ दिन पहले इस ब्लास्ट ने दिल्ली को डराने की कोशिश जरूर की। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों में लगे शीशे टूट गए। आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा और वहां अफरा तफरी मच गई। इस धमाके के फौरन बाद देश की टॉप जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। हर एंगल से जांच शुरू हो गई। इस ब्लास्ट के बाद देश की जांच एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं और अलग अलग एंगल तलाश रही हैं। मसलन नक्सली अटैक, खालिस्तानी लिंक, पाकिस्तानी टेरर या फिर कोई और सिरफिरी साजिश। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज किया है, जिससे पुलिस को शक है कि नक्सली भी इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। सीआरपीएफ स्कूल में अफसरों और जवानों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए ये भी हो सकता है कि धमाके के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई हो। वहीं दूसरी ओर खालिस्तानियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की लगातार हो रही बड़ी कार्रवाई भी इस बात का संकेत दे रही है कि इस धमाके के पीछे खालिस्तानी भी हो सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम पर खालिस्तानियों की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि रोहिणी के सेक्टर 14 के सीआरपीएफ स्कूल पर हुए धमाके की खालिस्तानी जिम्मेदारी लेते हैं। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया नाम से एक ग्रुप पर एक संदेश भी भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है कि हम किसी भी तरह का हमला करने के लिए सक्षम हैं, और एक वीडियो लिंक भी शेयर की गई है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल जांच एजेंसी खालिस्तान के इस मैसेज की जांच में जुटी है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो जांच का पहला मकसद ये है कि कहीं ये शरारती तत्वों की साजिश तो नहीं। वहीं दूसरा मकसद ये है कि कहीं दिवाली से पहले दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं की गई। ये भी सामने आ रहा है कि जानबूझकर रविवार का दिन चुना गया, जानो माल का कोई नुकसान ना हो और सिर्फ धमाके के जरिए संदेश दिया जाए। दिल्ली ब्लास्ट में जानबूझकर सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाया गया है। इस साजिश में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। एनआईए के अधिकारियों की अगुवाई में एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस की टीम, एनएसजी का बम निरोधक दस्ता और जांच दल भी इस धमाके के कारणों की जांच में जुट चुके हैं। फॉरेंसिक टीम को मौके से बरामद पाउडर में 3 तरह के मिक्स केमिकल मिले हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट। ये तीनों ही केमिकल बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इनका इस्तेमाल माइनिंग में किया जाता है। इसके अलावा ये केमिकल ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक लोकल मार्केट में सल्फर और क्लोराइड का मिश्रण बड़ी आसानी से मिल जाता है और दीपावली के त्योहार से पहले खुले बाजार में पटाखा बनाने के लिए इस तरह के विस्फोटकों को इस्तेमाल किया जाता है। करीब 3 किलो विस्फोटक मिश्रण को इकट्ठा करने के बाद इसे एक सूती कपड़े में लपेटा गया और इसके बाद इसे धमाके की जगह पर प्लांट किया गया। जानकारी ये भी सामने आई कि धमाके का मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाज करना और दहलाना था। साथ ही मकसद ये कि वो अपनी मौजूदगी वारदात वाली जगह पर दर्ज करवा सकें। जांच एजेंसियों का ये भी मानना है कि सुबह के वक्त जिस तरीके से ये विस्फोटक रखा गया है, उससे किसी को मारने की फिलहाल प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। यहाँ विस्फोटक को प्लांट करके वो सिर्फ एक संदेश देना चाहते थे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से इजराइल एम्बेसी में कुछ सालों पहले धमाका हुआ था। और एक बड़ी खबर आ रही है, योगेंद्र यादव के साथ मारपीट की खबर है। योगेंद्र यादव के साथ मारपीट की खबर आ रही है। महाराष्ट्र के विदर्भ में बताया जा रहा है योगेंद्र यादव पर हमला हो गया। तस्वीरें भी आ गई हैं। योगेंद्र यादव आप सभी जानते हैं, स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक, कथित किसान नेता, भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, और उनका फिर बयान भी आया, वो तस्वीरें भी हैं जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, उनका बयान आया है।
कि मेरे साथ मारपीट हुई है। अपने ऊपर हुए हमले की उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो अभियान के दौरान विदर्भ में उन पर उनके साथियों द्वारा उन पर हमला हुआ। और योगेंद्र यादव का कहना है कि वो इस सम्मेलन में बोल रहे थे, उसी वक्त उन्हें बोलने से बयान सुना सकते हैं हम? सुनाइए एक बार, बयान सुनाइए, क्या हुआ था? बहुत शानदार सभा थी, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पे आई थी और जैसे ही मेरा बोलने के लिए नाम लिया गया, एक व्यक्ति दौड़ के आया, उसने पहले माइक पकड़ा, उसके पीछे 10 लोग आए, उसके पीछे 50-60 लोग और आए, चिल्लाना और बार बार उंगली उठा के बड़ा आक्रामक तरीके से चढ़ रहे थे हमारे ऊपर। हम बस बैठे रहे। एक बार बार मैंने कहा आप बोलने दीजिए, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन जाहिर है ये उनकी कोई नीयत नहीं थी। केवल और केवल हुड़दंग मचाना, हमला करना। 8-10 मिनट तक हमारे साथियों ने घेरा बना के उनको रोके रखा, लेकिन एक स्थिति आई जब लग रहा था कि पूरे 50-60 लोग हमारे ऊपर आके गिरेंगे और पीछे कोई जगह नहीं थी हमारे पास। उस वक्त पुलिस ने हमसे आग्रह किया कि हम वहां से निकलें। पुलिस हमारे को बाहर निकाल के लेके आई। हुड़दंगियों ने वहां हमारा पुलिस की गाड़ी तक पीछा किया, कुर्सियां तोड़ी, मेज तोड़ा, सब कुछ वहां पे किया। मैं पिछले 25 आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बड़ा विवाद, सबको सन्मति दे भगवान। हे राम, सीजेआई पर क्या बोल गए राम गोपाल? हैरान कर देने वाला बयान, हैरान कर देने वाली खबर। महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो, म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही, तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी पूजा हो चाहे ईश्वर की आराधना हो, जो अपोजिशन वाले हैं और खास करके जो इंडी अलायंस के लोग हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है, सब रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? ये अपशब्द जो बोले गए हैं रामगोपाल यादव की तरफ से, ये बताता है कि ये पूरे अलायंस का एजेंडा है, अलायंस का एजेंडा है। और जब एक चलती हुई सरकार को गिराया गया, तब ये सारे निर्णय लेने का समय आया, तब क्या आप भगवान का सहारा नहीं ले सकते थे? आपने नहीं लिया। रामगोपाल यादव या उदित राज का बयान आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये दोनों बयान इनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा अप्रोप्रिएट किए गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरा इंडी अलायंस लोकतंत्र विरोधी अलायंस। Make a comment because he has gone to the public and seeking opinion that how he'll be judged. देखिए, बड़ी खबर यह साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से करीब 20 दिन पहले उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर कई पार्टी और उनके नेता बुरी तरह से तिल मिला गए। बोल कैसे दिया उन्होंने? कुछ नेता सीजेआई के बयान से इतने आहत हैं कि उनके खिलाफ अभद्र, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां तक कर रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ, सीजेआई के खिलाफ। और कांग्रेस उद्धव गुट के नेता सीजेआई की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। अब बयान मैं आपको बताऊंगा, आपको हिंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ सनातन या आस्था को लेकर ही उन्होंने अपनी कोई आस्था जाहिर कर दी होगी। पहले आपको ऐसा करते हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा जिससे कई नेताओं को इतनी मिर्ची लग गई है साहब और ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने, सीजेआई चंद्रचूड़ ने पुणे में अपने एक पैतृक गांव में कहा था कि उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए ना भगवान से प्रार्थना की थी। सीजेआई ने कहा कि हमारे पास कई केस होते हैं लेकिन उनका समाधान कभी कभी नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद ऐसा ही केस था। उन्होंने कहा कि यह केस 3 महीने तक उनके पास रहा। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की
कि कुछ ना कुछ समाधान निकालना होगा। बस इतना कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो भगवान कोई ना कोई मार्ग जरूर निकाल देते हैं। क्या बुरा कहा है? भगवान में आस्था है सीजेआई की। यानी चीफ जस्टिस ने बताया कि उनकी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है और भगवान ने उनकी प्रार्थना के बाद राम मंदिर विवाद का समाधान निकाल दिया। आपको भी लग रहा होगा क्या गलत कह दिया उन्होंने? ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद हो जाए। लेकिन कई राजनीतिक दलों के नेता जस्टिस चंद्रचूड़ के इसी बयान से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। मैं कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो मैं सुना भी नहीं सकता हूं ऑन एयर, गाली तक दी गई है, हम सुना भी नहीं सकते। वैसे वो कह रहे हैं मेरे से आगे, वो जब उनसे पूछा गया उन्होंने सफाई में कहा कि मेरे से तो पूछा ही नहीं था, मैं पूरा बयान आपको सुनाऊंगा रामगोपाल यादव का। ऐसा क्यों है ये बताने से पहले ना हम आपको चीफ जस्टिस का वो बयान सुना देते हैं। एक बार पूरा बयान आप सुनिए, पूरा बयान आप सुनिए और आप लोग तय करिएगा क्या गलत कह दिया सीजेआई ने। आणखीन आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो, म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं। आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा, आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल। त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी जी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। देखिए, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आज से करीब 5 साल पहले 9 नवंबर 2019 को आया था। तब जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 5 जजों की उस संवैधानिक पीठ का हिस्सा थे। आज सीजेआई है जस्टिस चंद्रचूड़ उस वक्त तो संवैधानिक बेंच का हिस्सा थे जिसने 70 साल के विवाद और 493 सालों के संघर्ष को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ठीक इसी फैसले को लेकर सीजेआई ने भगवान में श्रद्धा दिखाते हुए कहा कि ऐतिहासिक फैसले से पहले वो भगवान के सामने बैठ गए और भगवान से समाधान मांगा। क्या गलत है? आम आदमी से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक मुश्किल से मुश्किल फैसले के वक्त हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से भगवान को याद करता है, इसमें क्या गलत है? लेकिन आप जानकर साहब हैरान हो जाएंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई के इस बयान को लेकर उन पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उन पर हमले शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि जिस तरह सीजेआई ने अयोध्या केस के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की, वैसे ही अन्य मुद्दों पर प्रार्थना करते तो उसका भी समाधान हो जाता। आम आदमी को बिना पैसे न्याय मिलता और ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग बंद हो जाता। तंज देश के मुख्य न्यायाधीश पर तंज। इसी तरह उद्धव गुट ने कहा है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना केस पर फैसला करते समय भगवान से क्यों नहीं पूछा। इसके अलावा सीजेआई की आस्था पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने जो कहा ना वो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। माफ करिएगा, मैं नहीं सुना सकता हूं। उन्होंने तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ दी। रामगोपाल यादव ने सीजेआई को अपशब्द तक कह दिए, अपमानजनक, अभद्र। विवाद बढ़ा तो रामगोपाल यादव ने कहा कि उन्होंने सीजेआई को लेकर वो बयान नहीं दिया था। तो विवाद किस बात का, आपको दिखाते हैं। रामगोपाल यादव पर किस अभद्र टिप्पणी के आरोप हैं और आरोप पर उन्होंने क्या बाद में सफाई दी है, आप खुद तय करिएगा। को जिंदा करते हो मुर्दों को तो भूत बन जाते हो, जबले के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे कौन प्रॉब्लम तब कहां है? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सब रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते। तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? कोई सीजेआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CJI. CJI is a very erudite person, excellent. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है। सीजेआई को लेकर पूछा ही नहीं, हालांकि वो ये कह रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब चीफ जस्टिस विपक्ष के निशाने पर आए हों। इससे पहले याद करिए सीजेआई की गणपति पूजा विपक्ष को सुई की तरह चुभ रही थी। ये वो तस्वीरें आपको याद होंगी, क्योंकि सीजेआई की गणपति पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और सिर्फ इसकी वजह से विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर खतरा दिखाई देने लगा था और सीजेआई की निष्ठा और निष्पक्षता पर उंगली उठाने का मौका मिल गया था।
तब भी आस्था जब जाहिर की थी सीजेआई ने, तब सीजेआई पर अटैक और संविधान खतरे में आया। और आज भी जब भगवान के प्रति आस्था उन्होंने जाहिर की तब फिर सीजेआई निशाने पर है। और आज जिस तरह राम मंदिर पर फैसले में भगवान पर आस्था दिखाने की वजह से सीजेआई विपक्ष के निशाने पर है, उसी तरह सीजेआई की गणपति पूजन के वक्त भी खुद को सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाले नेताओं के पेट में मरोड़े पड़ रहे थे। विपक्ष इस बात से बेहद परेशान था कि सीजेआई ने मोदी को गणेश पूजा पर बुला कैसे लिया, मोदी सीजेआई के घर कैसे चले गए, वहां पूजा भी कर दी। तब उसी वजह से इकोसिस्टम की नजर में ना जस्टिस चंद्रचूड़ से बुरा आदमी कोई नहीं था। और आज राम मंदिर के फैसले को भगवान की आस्था से जोड़ने पर जस्टिस चंद्रचूड़ को बड़ा बुला कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष को दिक्कत किससे है। चीफ जस्टिस की भगवान में आस्था से, राम मंदिर पर फैसले से, या राम मंदिर के फैसले से पहले भगवान की प्रार्थना से। आज समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव पर आरोप है कि उन्होंने राम मंदिर के फैसले के लिए सीजेआई की भगवान पर आस्था से चिढ़कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली तक दे दी। इससे पहले रामगोपाल मंदिर को ही बेकार का मंदिर कह चुके हैं। याद है बेकार का मंदिर। सवाल है कि केंद्र सरकार पर कई बार कड़ी टिप्पणियां करने वाले सीजेआई, चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार को झटका देने वाले सीजेआई, किसानों के हालात पर मोदी सरकार पर कड़ी टिप्पणी करने वाले सीजेआई, समलैंगिक विवाह पर मोदी सरकार को करारा झटका देने वाले सीजेआई, क्या इसलिए अब कई लोगों को चुभने लगे हैं क्योंकि वो भगवान में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म को मानते हैं और खुद को धर्म से अलग नहीं करते? कि इसी वजह से सीजेआई कई लोगों की आंखों में अब खटक रहे हैं। सुनिए। जब एक चलती हुई सरकार को गिराया गया, जब ये सारे निर्णय लेने का समय आया, तब क्या आप भगवान का सहारा नहीं ले सकते थे? आपने नहीं लिया। आप एक बार भगवान से पूछते ना, तो भगवान आपको प्रेरणा देते कि असली शिवसेना उद्धव जी की है और असली राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की। ये कभी भूल पाएगा कि जब आप कुर्सी पर बैठे थे? एक बात तो तय है, चाहे गणपति जी की पूजा हो, चाहे ईश्वर की आराधना हो, जो अपोजिशन वाले हैं और खास करके जो इंडी अलायंस के लोग हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, उन्हें कभी ईश्वर की पूजा भाती नहीं है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी की। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। उत्तराखंड माना जा रहा है कि राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली में व्यापार मंडल के एक प्रस्ताव ने विवाद पैदा कर दिया साहब। इस प्रस्ताव में मुस्लिम परिवारों के खिलाफ 2 विवादित प्रस्ताव पास किए गए हैं। पहले प्रस्ताव में क्या कहा गया है कि 31 दिसंबर तक 15 मुस्लिम परिवार शहर छोड़ दें। ये चमोली कांड जिसे कहा जा रहा है, मुस्लिम परिवारों को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम। खनसर इलाके में रह रहा कोई मुस्लिम परिवार अगर 31 दिसंबर तक शहर नहीं छोड़ता तो उसके और उसके मकान मालिक के खिलाफ 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना लगाने वाले ये लोग होते कौन है? दूसरे प्रस्ताव में साफ कहा गया कि पूरे खनसर क्षेत्र में फेरी वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई फेरी लगाते पकड़ा गया तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखिए, चमोली में व्यापार मंडल के इन विवादित प्रस्तावों पर ऑल इंडिया एमआईएम के सांसद हैं असद ओवैसी। उन्होंने कहा कि ये वही उत्तराखंड है जहां सरकार समानता के नाम पर यूसीसी लागू कर रही है। इसके बाद ओवैसी ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरब शेखों से गले मिल सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगाना चाहिए। इसके अलावा एक और पोस्ट में ओवैसी ने कहा कि भारत में मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। ओवैसी वैसे वो भड़का भी रहे हैं। ओवैसी को ऐसा कहने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि उत्तराखंड में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में ऐसे बोर्ड लगा दिए गए थे जिन पर लिखा हुआ था साहब कि गैर हिंदुओं, रोहिंग्या मुसलमानों का यहां घुसना मना है, एंट्री बैन। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने कहा था कि वो ऐसे बोर्ड हटा रहे हैं और ऐसे बोर्ड लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा कि चमोली इलाके में एक समुदाय के खिलाफ ऐसा आपत्तिजनक प्रस्ताव पास हुआ कि इलाका छोड़ दो, नहीं तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। 15 मुस्लिम परिवार ओवैसी भड़क गए हैं। आपको बताते हैं कि ये जो चमोली व्यापार, जिसको चमोली कांड कहा जा रहा है ना, चमोली व्यापार मंडल के इस विवादित फैसले के पीछे वो वजह क्या दे रहे हैं, उनकी क्या वजह है, जिसकी वजह से ना 15 मुस्लिम परिवारों को अल्टीमेटम दे दिया गया 31 दिसंबर तक चमोली छोड़ दो। ये लोग दशकों से चमोली में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। फिर अचानक क्या हो गया कि चमोली में से उन्हें विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ तस्वीरें भी है, लोग वहां पर सड़कों पर भी निकल रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में ना ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, ऐसा इनका मानना है
जिससे स्थानीय लोग मुस्लिम परिवारों से बहुत नाराज हैं, बहुत परेशान हैं। पहला मामला चमोली के थराली नंदप्रयाग में एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोप का है। नाबालिग लड़की से छेड़खानी। दूसरा पिछले हफ्ते एक हिंदू युवक की पिटाई का। ये दो मामले हुए। अब इन दोनों केसेस में आरोप एक समुदाय के लोगों पर है। जब चमोली व्यापार मंडल का दावा है कि इन घटनाओं से स्थानीय लोग बेहद भड़के हुए हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद थराली नाम के इलाके में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रदर्शन किया, तो खनसर नाम के इलाके में एक मीटिंग के बाद 31 दिसंबर वाला अल्टीमेटम दे दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में कुछ लोगों की वजह से अशांति बढ़ रही है। सुनाइए एक बार। और ऐसे लोगों को इलाका छोड़कर चले जाना चाहिए। सुनाते हैं आपको। सद्भाव का अपना व्यवहार अपने दिखने में आए और समस्त हिंदू समाज जिनकी अपेक्षाएं विश्व हिंदू परिषद से थी, विश्व हिंदू परिषद के गठन के बाद वो अपेक्षाएं पूरी होंगी, ऐसा विश्व हिंदू परिषद की आकांक्षा है। यहाँ पर हमारे समाज को, हमारे शांत समाज को खराब करें। और मेरा आप सभी से, जो पहाड़वासी हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने क्षेत्रों में विशेषकर इस विशेष समुदाय से आप लोग भी सजग रहें, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि, किसी भी प्रकार की हमारी मातृशक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो। और अब बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुश्किलें एक और केस में बढ़ सकती है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि माफी मांगने की पेशकश कर दी अरविंद केजरीवाल ने। आज सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से मामला मोदी की डिग्री को लेकर टिप्पणी और केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनको समन जारी हुआ। पूरा केस समझिए, आराम से समझाऊंगा। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी ने केजरीवाल पर क्रिमिनल डेफेमेशन, आपराधिक मानहानि का केस ठोक दिया। इस केस को लेकर उन्हें समन्स भी जारी हुआ निचली अदालत से, जिसे पहले गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने समन को बरकरार रखा। हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बड़ा झटका। मोदी की डिग्री से जुड़े केस को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से पहले भी अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लग चुका है। ठीक, खबर आप समझ गए। लेकिन दिलचस्प है कि आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ। आज सुनवाई के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से माफी की पेशकश कर दी, क्योंकि मामला आपराधिक मानहानि से जुड़ा था कि वो माफी भी मांग सकते हैं। दरअसल केजरीवाल की तरफ से क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियों का विवरण उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई, जिसको लेकर उन्हें लगातार कोर्ट से झटके लग रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि केस को लेकर खासकर उनकी परेशानी बढ़ सकती है। शायद इसलिए उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज माफी तक की पेशकश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में माफी की पेशकश और झटके के बाद बीजेपी ने कहा है, इससे साफ हो जाता है कि आम आदमी पार्टी कट्टर झूठी पार्टी है। सुनाते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल जी ने अरुण जेटली जी के समय में भी झूठ बोला था, उनको कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उन्हें नितिन गडकरी जी से भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी, और आज उन्हें कोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के ऊपर जो उन्होंने झूठ बोला था, उस पर भी उन्होंने कोर्ट में माफ़ी मांगने की बात है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर झूठी पार्टी है। उससे झूठ और झूठ बार बार बोलती है। इसीलिए देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोकसभा इलेक्शंस में रिजेक्ट किया है, और आने वाले समय के अंदर भी इस कट्टर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में CIC के आदेश को रद्द करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मोदी के डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट से झटका लग चुका है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था और टिप्पणी की थी कि 2016 से सार्वजनिक होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के संयोजक गुजरात विश्वविद्यालय से मोदी की डिग्री और प्रमाण पत्र दिखाने की मांग पर कायम रहे।
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विश्वविद्यालय पर सवाल उठाए, जिसके खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया अरविंद केजरीवाल पर। अच्छा, वो आपको बयान सुनाते हैं कि जो क्रिमिनल डेफेमेशन, आपराधिक मानहानि का केस दर्ज हुआ ना, क्या था, क्या कहा था 23 मार्च को हाई कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था ना, पुराना बयान सुनाते हैं, जिसको लेकर मतलब आज कोर्ट में उन्होंने माफी मांगने तक की पेशकश उनको करनी पड़ी क्रिमिनल डेफेमेशन केस को लेकर। सुनिए वो पुराना बयान। इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फर्जी हो, डिग्री हो सकता है नकली हो। तो ये जनता के मन में कल के ऑर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गर्म है, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़े, तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा लड़का जो है वह देश का प्रधानमंत्री बन गया। दिल्ली विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान क्या हुआ? जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने आज अरविंद केजरीवाल की याचिका रद्द करते हुए क्या कहा? ये देखा गया है कि गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर की गई शिकायत न केवल वर्तमान याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल बल्कि संजय सिंह से भी संबंधित है, जिनकी याचिका इस अदालत ने 8 अप्रैल 2024 को खारिज कर दी थी। हमें उस दृष्टिकोण के अनुरूप रहना चाहिए, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम वर्तमान याचिका पर विचार नहीं करना चाहेंगे, इसे खारिज कर दिया जाता है। हालांकि इस दौरान केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने बयान पर माफी की भी पेशकश की। सिंघवी ने क्या कहा? उन्हें खेद व्यक्त करने का बयान और एक चार्ट दाखिल करने का अवसर दिया जाए ताकि वो बता सकें कि केजरीवाल के बयान संजय सिंह के बयानों से किस तरह भिन्न हैं। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जब कोर्ट की तरफ से चेतावनी के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने मतलब कोर्ट ने क्या कहा, उनकी माफी की मांग को लेकर वो जानना बहुत जरूरी है। दरअसल पहले भी कई तरह की माफी मांगी गई, जिसके बाद कोर्ट ने भी कहा कि बार बार माफी मांगना जो है वो सॉल्यूशन नहीं होता।